नमस्कार। जिसने अंतर्देशीय और लिफाफे की दुनिया देखा हो और उसके बाद आज वो लाइव चैट और ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन में का दौर देख रहा हो, उसके लिए माया सभ्यता और सिंधु सभ्यता के पतन को जज़्ब कर पाना आसान है। मैं बात कर रहा हूँ 90 के दशक को देखने वाले उन लोगों के बारे में, जो आज के दौर में भी हैं। और ये जो जनरेशन है, मैं 90 की जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जिन्होंने 90 के दशक को देखा है और जो इतने भाग्यशाली हैं जो आज तक की यात्रा पे आ पाए हैं। खासकर मैं मेरी पूरी बातचीत 90 के दशक के आसपास रहेगी। वो इस मामले में क्योंकि इस पीढ़ी ने जितना बड़ा बदलाव देखा है, शायद इतिहास में उतना बड़ा बदलाव इतने कम समय में किसी दूसरी पीढ़ी ने नहीं देखा है। तो इस विषय पे बात करना है और दूसरी बात जो खास बात है वो जो जेन जी है, जो नई जनरेशन है, जो ज़्यादा खुली है चीज़ों को लेके, उस जनरेशन के भी मनोविज्ञान को समझने की ज़रूरत है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ व्यालोक पाठक जी हैं, जो गंभीर आपका बहुत-बहुत स्वागत है व्यालोक जी। जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम विषयों पे समझते हैं। मनोविज्ञान से लेके समाजशास्त्र से लेके राजनीति तक तो उनकी गहरी पकड़ है। उनकी किताब भी है बोहेमियन त्रयी, जो 3 हिस्सों में आ रही है। एक हिस्सा आया है लेकिन कुछ वजहों से अब वो बाकी 2 हिस्से भी आ जाएँगे। तो कंपाइल तौर पे हम नीचे उस पे लिंक भी दे देंगे जैसे वो आ जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है कि व्यालोक जी, पहले तो हम समझना चाहते हैं 90 के दशक जो मैंने बात प्रस्थान बिंदु में कही है, 90 के दशक को जीने वाले एक युवा के लिए, उस युवा के लिए जो उसमें चीज़ों को देख रहा था और आज की जनरेशन जी के सामान्य मनोविज्ञान में सबसे दोनों के बीच जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? देखिए, अभी उम्र के चौथे दशक में जो लोग हैं, चौथे से 5वें दशक, यानी 40 से 50 के लपेटे में जो लोग हैं, उनकी पीढ़ी इस मायने में जबरदस्त है कि उसने 3 दशक एकदम वैसे देखे हैं जो एक के बाद एक जबरदस्त बदलाव आए हैं। और पिछले कुछ दशक में, पिछले लगभग एक दशक में तो बदलावों की श्रृंखला ऐसी तेज हुई है कि 2-2 वर्ष में 20-20 वर्ष के परिवर्तन हो गए हैं। जैसे डिस्क आया, फिर उसके बाद वो गोल वाला आया, सीडी आया, और ये तुरंत गायब हो गया। यहाँ तक कि अब लैपटॉप में आप नहीं देखेंगे, सीडी वाली नहीं रहती है। पहले उसके लिए एकदम माना जाता था कि सबसे आधुनिक तकनीक के साथ वो फ्लॉपी लगाने वाला निकलता था, है? और उससे भी पहले जाइए तो जो टेक्नोलॉजी 10 साल में बदलती थी, वो अब 1 साल में बदल जा रही है। किसने सोचा था कि आप पिक्चर की तरह टीवी को टांग सकेंगे, और उतनी बड़ी-बड़ी लाइफ साइज भी बड़ी, और आदम का टीवीज आपके घर में पूरी वॉल पर टीवी ही टीवी लगा सकेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन और इसने संरक्षणवाद भी देखा है, उपभोक्तावाद भी देखा है, लाइसेंस राज भी देखा है, 6-6 घंटे लाइन में लग के गैस का सिलेंडर भी लिया है, जुगाड़ा भी है। ये सबसे जुगाड़ू पीढ़ी भी है और ये सबसे कमाऊ पीढ़ी भी है, ये सबसे संघर्ष वाली पीढ़ी भी रही है, क्योंकि इसके समय देश इतने राजनीतिक उथल-पुथल से गुजरा है। भाई 89-90 से लेके 94-95 तक तो लगभग वोलाटाइल ही रहा कि कभी भी कुछ भी कोलैप्स हो सकता है। 6 महीने की सरकार, कभी 1.5 साल की सरकार, प्रधानमंत्री की हत्या 91 में ही राम मंदिर आंदोलन, 91 में ही सब कुछ, उसके बाद 92 में के दंगे। तो ये तमाम चीजें जो देख रहा था वो किशोर मन था, वो टीन्स में था उस समय, मान लीजिए 12-13 साल का। उसके बाद उसने उसी दौर में एलपीजी देखा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो 2001 तक तो देश को ये समझने में लग गया कि अब हम लोग लिबरल हो रहे हैं, प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, या प्राइवेटाइज हो रहे हैं। क्योंकि तब तक कम्युनिस्ट वहां पर जब तक प्रदर्शन कर देते थे, स्वदेशी जागरण मंच, तो ये भ्रम बना रहा देश को कि स्वदेशी अपनाई जा सकती है या पूर्णतः हम अलग थलग हो सकते हैं। लेकिन वो शायद चाइना में भी नहीं हो पाया। और चीन तो एक अजीब तरह का घालमेल हो गया है, साम्यवाद का और पूंजीवाद का और तमाम तरह का। तो अब उसके अंदर में क्या है, लावा है या सॉलिड है या चीन, तो ये सब देखना की बात है।
2011 तक आते आते वो पुख्ता हो गई थी जमीन, जी। लिबरलाइजेशन वाली। और उसके बाद अब वो उपभोक्ता पैदा किए जा रहे थे, और उसके बाद उसी दौर में देश की राजनीति पूरी तरह बदल गई। 2014 के बाद एक ऐसी पीढ़ी तैयार हुई जो अब सोच रही है। 21 साल, 11 से 21 तक का सफर अगर उसने तय किया है, तो वो इतना कुछ जो एक्यूमुलेट हुआ है, अब वो पीढ़ी कैसे रिएक्ट करेगी, इस पर अगला जी, हमारे देश की मैं राजनीति फिर अगली बार बदलेगी। हो सकता है बिल्कुल। 29 में ही बदल जाए। बहुत जी। ठीक बात है। अब मैं थोड़ी बात को थोड़ी स्थूल चीज़ों की ओर मोड़ना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि वो दौर था 90 के दशक में जब हम किताबों और ख्वाबों की दुनिया में थे। बेसिकली क्या था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के नाम पे एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, वो भी बहुत कम घरों में था। तो उस समय सूचनाएँ इतनी कम आ रही होती थी एक युवा के तौर पे कि हमारा जो पूरा पॉलिटिकल एजुकेशन या जो दूसरे तरह की हमारी समझ थी, उसको लेके और आज की जनरेशन जो हर पल सूचनाओं की बॉम्बिंग में है, इन दोनों के बीच में सूचनाओं की क्रेडिबिलिटी को आप कैसे देखते हैं? उस युवा को जो 90 के दशक में अखबार से जो 24 घंटे बाद खबरें आती थी और आज का युवा जो अगले सेकंड जिसके पास ट्विटर और फेसबुक जो प्राथमिक खबरें प्राथमिक सोर्स से ले रहा है। हो सकता है कि गडकरी जी या मोदी जी से जुड़ी खबर हो और सीधे ट्विटर पे पोस्ट कर रहा हो, बाद में न्यूज़ में चल रहा हो। तो एक युवा के तौर पे इस पे थोड़ा आपका टेक समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से 90s के युवा के लिए आज के डेट में जो सूचनाओं की बॉम्बिंग है, उसको वो कैसे देख रहा है? नहीं, इसीलिए उसका दिमाग उस तौर पर फिल्टर कर लेता है। आप देखिएगा कि ये पीढ़ी तमाम चीजों के बावजूद डटी रहती है, मतलब बहुत जल्दी ये सरेंडर नहीं करता है, बहुत जल्दी आत्महत्या की खबरें नहीं आएंगी बहुत जल्दी। जबकि इस पीढ़ी के इतना मानसिक प्रताड़ना जो आप कहिए, अचानक के बदलाव जो गुजरे हैं, जो झेले हैं इस पीढ़ी ने, भाई माँ बाप की भी डांट सुनी, और अब बच्चों से इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कैसे रिस्पॉन्ड करें। क्योंकि ये बिल्कुल, तो है कि है फलनवा जो हट, ऐसे प्यार भी किया तो एक चपत लगा दी, चल बे। बिल्कुल। लेकिन ये टोन आप जैसे ही आज के बच्चों पर लाएंगे, तो सबसे पहले तो उसकी माता जी रिएक्ट करेंगी कि क्या असभ्य बना रहे हो, ये असभ्यता है। तो ये बिल्कुल। परिवर्तन आ गया है, ये असभ्यता है। और सचमुच अब मुझे नहीं पता सचमुच असभ्यता है या नहीं है, लेकिन अमूमन जनता इसको कहती है कि असभ्यता है, तो मैं मान लेता हूँ कि चलिए असभ्यता है। अब जी। वही चीज अगर आप अपने घर में प्रयोग करें, तो आपने बहुत तेजी से बदला है ना खुद को। जैसे आपके बिल यहाँ अभी बहू बेटियां पहले सलवार सूट, और अब बहुत सारे परिधानों में आपके यहाँ परिधानों की स्वीकृति मिली है। ससुर जी साथ में घूमने जा सकते हैं, ये स्वीकृति मिली है। किसी तीर्थ स्थान पर बेटा बहू जा रहे हैं और ये जा रहे हैं। तो एक जो अर्बनाइजेशन, मिडिल क्लास जो आगे की ओर बढ़ा है, तो जैसे उसका शहरीकरण हुआ, फिर उसका इस तरह से जो छुट्टियां मनाने का चलन हुआ, फिर रिजॉर्ट्स खुले, तो इससे परिवारों में एक सम्मानजनक दूरी भी बनी और प्रेम भी बढ़ा। वो लॉन्गिंग भी बढ़ी कि पोता पोती आ रहे हैं। नहीं तो पहले क्या था कि थोड़ा सा एकदम बाबा का एक छत्र शासन चला कि है महंत साहब ने जो कह दिया वो हो गया, इस टाइप की बात। अगर यूपी की राजनीति के संदर्भ में देखें तो जी, वो चलता था कि भाई जी। पैट्रियार्क ने जो कहा वही एकदम ब्रह्म वाक्य है। अब के दौर में क्या है कि आपके बेटे लोकतंत्र चाहते हैं या ले आए हैं। अब वो आपसे सवाल करता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। आपकी जी, बेटी आपसे सवाल करती है कि अच्छा पापा मैं 9 बजे क्यों आऊं। अरे हुँ, भाई, मतलब हमारे इसमें ये सिस्टम फिट नहीं था। हमारे इसमें बिल था कि 6 बजे आपको घर आ जाना है, या स्ट्रीट लाइट्स जलें या सड़क पर अंधेरा हो तो आप घर में होने चाहिए। तो आज मैं सोचता हूँ सचमुच कमाल की बात है, पूरी पीढ़ी जवान हो गई और किसी ने ये नहीं पूछा कि लेकिन बाबूजी क्यों। हुँ, हुँ, अब तो हुँ, पहला सवाल होता है कि बट पापा व्हाई, लेकिन हुँ, पापा क्यों। हुँ, हमारी हुँ, पीढ़ी इतनी तर्कहीन थी क्या
बिल्कुल, कि बिल्कुल। उसके पास तर्क वाली बुद्धि ही नहीं थी। लेकिन पता नहीं वो सिस्टम ही नहीं था। आपको भी याद है कभी कि आपने पूछा हो किसी अपने नहीं, टीचर नहीं, से नहीं। बिल्कुल नहीं, या बिल्कुल। किसी बड़े से कि भाई बिल अच्छा ठीक है आप कह रहे हैं तो लेकिन ऐसा क्यों है? मुझे नहीं याद बिल्कुल। आता है। हम लोगों की पीढ़ी में ये बात थी, तो अब ज्यादा शायद लोकतंत्र आया है तो ज्यादा मजेदार है। ठीक है, अ, ये चीज मैं बढ़िया है। जी। मैं हालाँकि आपके व्यक्तित्व से बहुत सूट तो नहीं करता है, लेकिन मैं थोड़ा-सा बोहेमियन की रचना प्रक्रिया के बारे में इतने भारी-भरकम शब्द को आप डिसोन करेंगे मुझे पता है। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ, जिस बिहार में आप थे, वो बिहार एक्चुअली में कई बार 90 के दशक में 60 और 50 के दशक में जी रहा था। और आप जो है वो आप फिर उसके बाद दिल्ली चले गए, आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के तमाम अपने संघर्ष और उन दिनों के बारे में बोहेमियन में लिखा है, जितना मैं थोड़ा बहुत बातचीत या इधर कुछ चीज़ों से समझ पाया। तो ये जो बिहार का 90 का दशक था, ज़ाहिर-सी बात है उसको अगर हम जनरलाइज़ करके 90 का दशक बोलते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत तरह के अंतर्विरोध थे। इस अंतर्विरोध को आप कैसे देख रहे हैं और इस रचना प्रक्रिया में वो किस तरह से एक चुनौती के तौर पे आपके सामने था? देखिए, रचना प्रक्रिया जैसी कोई बात इसलिए नहीं थी कि वो लगभग भोगा हुआ जीवन ही है। हालाँकि वो जीवनी नहीं है, सीधी-सी बात है। लेकिन सीधी सीधे तौर पर ये मामला था है उसको ऐसे समझिए कि भारत का जैसे-जैसे एक नवीकरण का नहीं, भारत का नवीकरण क्या होगा? ये शब्द गलत है। मतलब इस देश में ने जो-जो परिवर्तन देखा 10-10 साल के अंतराल पर, वही सब परिवर्तन वो युवक, किशोर, युवक, अधेड़ और अगर बाकी लोगों की माने तो अभी भी चिर युवा, क्योंकि चिर युवा तो अब तो भाई 60 साल तक लोग युवा ही हैं। बिल्कुल, वैसे भी हिंदी साहित्य में तो वरिष्ठ कवि आप 60 के पहले हो नहीं सकते हैं ना। बिल्कुल, 45-50 तक तो युवा ही लोग रहते हैं। तो बिल्कुल बात है। वो रचना प्रक्रिया के तौर पर इसलिए ये थी और उसका ड्राफ्ट मैंने अब मुझे नहीं पता उसको आलोचक कहें या पाठक वो कसेंगे कि वो रचना के लायक है, नहीं है, इस सब में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। भई वो कैथार्सिस है, लेखन क्या है? आप जी। एक वेदना से गुज़र रहे हैं और वेदना ही होती है। वो हुँ, कहीं और का नहीं भई वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, हुँ, निकल आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, वैसे ही कैसे कोई कर देगा? वो बाकायदा रिसर्च होगा ना, वो आदमी जानता है रचना को या रचना प्रक्रिया को, तब उसने कहा। क्योंकि वही बात तो उस वहाँ भी है, माँ निषाद क्रौंच क्रौंच वध के पश्चात निकलते, तो वो वेदना है। और आप जितना उसको बाइफरकेट करेंगे फिर उसमें ये आ जाएँगे कि रचनाकर्ता और इसमें जितनी दूरी हो, तो ये सब से नहीं घबराना है। उसमें चूँकि 3 दशक तक आप बड़े हो रहे हैं, आपके साथ देश बड़ा हो रहा है या बदल रहा है। आपने उन बदलावों को जो हिमालयन बदलाव लगते हैं, भाई किसने सोचा होगा कि आप आधे घंटे तक ऐसे बात कर सकते हैं? हुँ, 1999 में आपने सोचा था क्या? नहीं सोचा सवाल ही नहीं। होगा ना। किसने सोचा था? भाई हम लोग जाते थे, ₹40 लगता था 1 घंटे इंटरनेट करने का। 2 हुँ, जीबी की फाइल आती थी डेस्क 2 जीबी नहीं सॉरी 2 एमबी की हुँ, और सवा जीबी में महीना गुजरता था, हैं? और अब आपका 2-2 जीबी एक दिन में खत्म हो जा रहा है, आपका पता ही नहीं चल रहा है। तो इसने बाज़ार भी बनाया है, अव्यवस्था भी बनाई है और जो भारत के बारे में कहा जाता है कि इट क्रिएट्स ऑर्डर इन द कियोस्क। अव्यवस्था के बीच जो निर्माण है, वही भारत है। आप चारों तरफ देखिए, आप 5 मिनट गंभीर होकर सोचिए, आपको लगेगा दिमाग फट जाएगा। भाई साहब, इतने कियोस्क में कैसे कोई देश रह सकता है? आप कहीं भी निकलिए ना, अधिकतर शहर नाले पर हैं या नाले शहरों पर हैं, पता नहीं। उतने ही गंदे, उतने ही बदबूदार, उतने ही अव्यवस्थित, उतने ही कुरूप, उतने ही बेढंगे, चाहे वो कोई भी शहर हो। थोड़ा बहुत आप अब जो बाहर हिस्से बन रहे हैं, थोड़ा नया रायपुर जो बना है या उड़ीसा में जो नए शहर बने हैं या लखनऊ का जो इधर का एरिया जानबूझ के
लेकिन अब फिर वही बेढंगापन शुरू हो गया, कोई कहीं बस जा रहा है, कुछ भी बेतरतीब शहर जो होते हैं, जैसे दिल्ली ही है, कई जगहों पर बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसका बेतरतीब ढंग से इधर उधर से जो फैलना है, वो समस्या है। और ठीक फिर बात क्या होता है कि आप 10,000 के संसाधन पर 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग रहेंगे, तो वही परिणाम होगा कि यमुना आप चाह कर भी साफ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं होगा। भ्रष्टाचार वगैरह तो एक वो तो स्थायी भाव है इस देश का, लेकिन इसके बावजूद आप 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों का मल और क्या क्या बहाएंगे उस नाले में और कहेंगे कि वो साफ चाहिए, संभव नहीं होता मित्र, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, जिस तरह की नियति ने जिस तरह की चीजें इस पीढ़ी को दिखाई है, 90 की पीढ़ी को, 90 के दशक में रहने वाली को देखने वाली पीढ़ी को, सेम वही स्थिति जेन जी के साथ भी है। जेन जी ने बदलाव को बहुत तेज होते हुए देखा है। मैं इसको हाँ, थोड़ा लेकिन जेन जी के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि जेन जी के पास इतिहास नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है जेन जी के पास। भाई जेन जी को क्या मतलब टेलीग्राम से, देखा ही नहीं, क्यों वो उसकी नॉस्टैल्जिया में पड़ेगा, आप नॉस्टैल्जिया में पड़ेंगे। मैं कहीं किसी इस पर देख रहा था कि नई पीढ़ी एरोगेंट नहीं है, बस वो नॉट अवेयर है, और या फिर वो उसको सहज स्वाभाविक ढंग से लेती है। भाई आप इस चीज की बहुत कद्र इसलिए करते हैं क्योंकि आप उस दौर से आए या आपका बैगेज वो है। नई पीढ़ी जेन जी के पास कोई बैगेज नहीं है भाई। वो उठा बड़ा हुआ, अगर वो दिल्ली मुंबई में है तो उसने फ्लैट कल्चर देखा, माँ बाप दोनों कमा रहे हैं, एक कॉस्मोपॉलिटन समाज है, जो समाज है वो उसका समाज है ही नहीं, वो वायवी है, मायावी है। तो वो पूरी तरह उस वर्चुअल दुनिया में रह रही है, राइट। लेकिन आपकी पीढ़ी जो है वो तो दरभंगा में भी अटकी हुई है, बलिया में भी, गोरखपुर में भी अटकी हुई है। और आपको लग रहा है कि आप बच्चे बच्चे का एरोगेंस नहीं है। जैसे उसने कहा उस अतिथि ने कि भाई मैंने अपने बेटे को कहा कि खाना खा लियो तो उठा के रख दो थाली। हमारे घरों में तो यही होता है ना कि हम लोग खाना खाते हैं और उठाकर थाली सिंक के पास, या अभी अगर जिन घरों में आंगन है तो आंगन पर रख दिया गया कि भाई धो लिया जाए या जो भी। लेकिन अब वो आपका बच्चा पूछ दे अगर कि तो फिर काम वाली बाई क्यों आती है, उसने सहजता से कहा, ये उसका ये नहीं है, एरोगेंस नहीं है, उसके लिए ये बहुत सहज है कि भाई हाँ तुम काम वाली को जब बुला रहे हो तो करो। अब आप उसको डोमेस्टिक हेल्प का नाम दे दें, ताई नहीं आंटी कहो, ये सब सब ऊपरी पलस्तर है। मुख्य बात यह है कि आप काम वाली हैं और मतलब उसके साथ किस तरह का अब रिश्ता बन रहा है। जबकि पहले रामू काका फिल्मों में भी रोते थे तो रामू काका सबसे पहले और चांटा भी लगा सकते थे। अब उस बात की उम्मीद आप करने लगे और बीमार हो जाएं उस बात को लेकर कि हाय रामू काका, हाय अब्दुल चा, ये नहीं चलेगा ना भाई। उसके पास उसके पहले अब वो रिसर्च कर लेगा कि भाई रामू काका तो रामू काका शोषित हैं तो इनका शोषण किसने किया, मनुवादियों ने किया, तो फिर वो मनुवाद से वहां पहुंचेगा जय भीम पर, फिर जय भीम जय भीम, फिर वो मुसलमानों की पॉलिटिक्स होते हुए फिर वो भाजपा पहुंचेगा, कांग्रेस पहुंचेगा। मतलब उसका दिमाग इतनी इंफॉर्मेशन और कूड़े से लैस रहेगा, तब वो फैसला करेगा। हमारे समय में अगर दीनू चा आ गए और अब्दुल चा आ गए तो आ गए, वो हैं वहां, तो वो जीवन में भी हैं। स्क्रूटनी नहीं करता था हमारे समय का दर्शक। ये कितना बड़ा अंतर है, क्योंकि हम पूर्वाग्रह कोई था ही नहीं, तो हमारे लिए अब्दुल चा हाँ भाई सचमुच सेकुलरिज्म के मेयार हैं, उस पर कभी नहीं किसी ने सोचा कि 786 ही क्यों। अब जब लोग सवाल उठाते हैं तो वो दिमाग कहता है कि यार बतिया तो ठीक है, काहे 786, जब नास्तिक है तो भाई 786 भी नहीं। बिल्कुल तर्क तो है ना कि नास्तिक है तो 786 का है, ठीक बात है, तब तो कुछ नहीं जी, तब तो ओम भी नहीं और 786 भी नहीं। लेकिन यहाँ मंदिरवा पर जाता है तो मुंह फेर लेता है और 786 का बिल्ला लेके घूमता है। गजब हाथ है, हाल है भाई।
तो ये सब सवाल जब उठने लगे तो अब अब्दुल चाचा और उनके बेटे के अलावा कोई मुसलमान चरित्र नहीं है, मुसलमान बाजार में ही है जो दिखता है। बिल्कुल। लेकिन अब जबरी आप अब्दुल चाचा को, और नमाज का वक्त हो गया हाथ पकड़ा दो, ये सब लार्जर देन लाइफ बनाने की जो बातें थी, बनाई गई, थोपी गई। ये भी 90 का दशक था, और अब वो जब उसका उल्टा हो रहा है कि अब सब कुछ ट्रोलिंग के माध्यम से, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं कहना चाहिए, बहुत सशक्त चीज है। आपने अब उस पर 90% कूड़ा डाल दिया है तो क्या कीजिएगा। विकिपीडिया को भी झेलना पड़ा ना ये सब। उसने एडिटिंग के राइट्स दिए। तो आप डिजिटल क्रांति से जुड़ गए हैं, लेकिन आप कितने जिम्मेदार हैं ये तय करेगा। तो हमारी जिंदगी का लाइफ मुझे सेट लगता है कि ठीक है गुरु, कोई बैगेज नहीं, कोई ये नहीं, जो है खाटी आओ, बहुत बलिदान वलिदान मत बनो। कि हम लोग तो हमेशा इसी चीज को लेके अपराध बोध में रहते थे ना, कि हमारे पिताजी की पीढ़ी ने न जाने कितने बलिदान किए हैं, स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े हैं। जेन जी के बरक्स हमारी पीढ़ी में हिपोक्रेसी भी है क्या? मतलब इसको ऐसे भी देख सकते हैं क्या? अरे भयंकर भयंकर भयंकर। जिन जी की ये बात बहुत शानदार है, उसमें हिपोक्रेसी नहीं है गुरु, एकदम जो है खाटी आपके मुंह पर। आप ऐसे हैं, जब तक आप डिसिफर करेंगे तब तक तो वो गया या गई। उसकी बच्ची अगर आ रही है, जैन जी की बच्ची है कोई, और वो तो वो सीधा कहेगी कि ब्रो कूल, ऐसे मत करो, है ज्यादा ज्ञान देने का नहीं, क्योंकि ज्ञान है ब्रो, सब इस एक उंगली पर है ब्रो। तो लेकिन ये रचनात्मकता को मार रही है, क्रिएटिविटी को। अब आप देखिए सारी क्रिएटिविटी अगर आपका, इट्स नॉट दैट मैं कॉमेडी के खिलाफ हूँ या स्टैंड अप कॉमेडी है, वो जिसको पसंद आ रहा है करे, लेकिन बहुत गाली गलौज और ये अब हास्य का पर्याय है। अगर जनता को समझ में आ रहा है तो भाई करो तुम, ठीक है कर लो पहले, बिल्कुल, लेकिन तुम कर लो। लेकिन आप उसको आप कहें कि नहीं, अब उसके आधार पर हम साहित्य को कहेंगे कि साहित्य का वो प्रतिनिधि है, तो ऐसा भी नहीं चलेगा ना। जबरन मत कीजिए, आपको अच्छा लगता है आप कीजिए। अब जैन जी के पास ये है कि मेरा पॉजिटिव बातें बहुत हैं, जी, पॉजिटिव बातें बहुत हैं, लेकिन नेगेटिव बातें भी बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, ठीक बात है। मेरा अंतिम सवाल सर आपसे ये कि ये त्रयी जो है वो कब तक उपलब्ध हो रही है? भाई साहब मेरे पवित्र आलस्य का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए उसमें से जो भी है वो मतलब स्वयं में संपूर्ण है। आप बोहेमियन खरीदिए, पढ़िए, वो अमेजन पर है, थोड़ा सा सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। उसमें मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि वो आपको लगेगा कि अरे इसकी कहानी कहीं अधूरी रह गई, वो वहीं खत्म मान लीजिए। लेकिन उस भाई 2010 तक मैं पहुंचा हूं अगर, तो 2010 के बाद तो 2 दशक है ना। और अब तो एक कुछ विद्वान कह रहे हैं कि 14 के पहले और 14 के बाद, अब भूतो न भविष्य थी, उस टाइप का डिवीजन हो गया है। बिल्कुल। तो खैर अब कुछ लोगों के लिए है शायद वो डिवीजन, लोगों के लिए कहता है, जिनको मैं नवतुरिया राष्ट्रवादी कहता हूँ, जिनके लिए, जिसमें सचमुच कई लोग ये मानते हैं कि 2014 में ये देश आजाद हुआ था। बिल्कुल। व्यालोक जी ने आपने हमें ज्वाइन किया, तमाम 90 के दशक के अनुभव हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत आभार। जय सिया राम।